हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 10 वालों के लिए उनके NCERT साइंस का लेक्चर जो है पार्ट नंबर 4 का जो है लेक्चर नंबर 1 शुरुआत हो रही है। लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1। इस पार्ट का नाम क्या है? लेक्चर जो है पार्ट का नाम क्या है? चौथे पार्ट का आपको कार्बन और उसके यौगिक। आपको इस पार्ट में पढ़ना है कार्बन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में, कार्बन में क्या क्या गुण होते हैं, और फिर कार्बन से बने हुए यौगिकों के बारे में पढ़ना है कि कार्बन से बने हुए यौगिकों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही स्टार्ट हुआ कार्बन और उसके यौगिक में। सबसे पहली चर्चा होगी कार्बन की, उसके बाद चर्चा होगी उसके यौगिकों की। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कार्बन। बताया जा रहा है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन, मतलब जीवन पर अस्तित्व, जो जीवों का अस्तित्व जो है उसके दृष्टिकोण से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। किसी जीव शरीर में सबसे मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो है जीवन के लिए, कह सकते जीव शरीर के जीवित रहने के लिए सब महत्वपूर्ण की दृष्टिकोण से, महत्ता की दृष्टिकोण से जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरे स्थान पर कार्बन है। अब बताया जा रहा है कार्बन जो है लैटिन शब्द कार्बन से लिया गया है, कार्बो से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? कोयला। कार्बन को सामान्य केस में कोयले में पाया जाता है कार्बन, ये जानते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका ये उपस्थित कितना होता है, प्रकृति में क्या कितना पाया जाता है। तो प्रकृति में अगर बात करें भूपर्पटी में, जानते हैं भूपर्पटी ना? हाँ, पृथ्वी के अंदर। तो यही है कि कार्बन जो है पृथ्वी की भूपर्पटी में खनिज के रूप में, खनिज क्या है? कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब खनिज हैं पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं। यही है कि पृथ्वी की भूप्रपटी में खनिज के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में किस रूप में पाया जाता है? हाँ, किस रूप में? CO2 के रूप में। भूप्रपटी में खनिज के रूप में पाया जाता है। वो खनिज है क्या? कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं आप। और कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सब के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कितना होता है? 0.03% पाया जाता है, वो भी CO2 के रूप में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कार्बन की सहसंयोजी प्रकृति। जो कार्बन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। वो ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, सामान्य केस यही है कि ना तो इलेक्ट्रॉन का वो दान करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कार्बन हमेशा ही अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। कार्बन का देखो बात करूँगा, कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। कितना होता है? 2-4। अगर कार्बन क्या करे, अगर ये अपने बाहरी कोष में 4 है ना, अगर ये अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे तो इसके बाहरी कोष में 2 हो जाएंगे और इसकी संरचना हो जाएगी हीलियम की तरह। कैसी हो जाएगी? और हीलियम जो होता है एक स्थायी तत्व है। हीलियम एक प्रकार का स्थायी तत्व है, स्थायी है, वो क्रिया नहीं करता है। तो ये चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2 इलेक्ट्रॉन बचा लेगा, इसके स्ट्रक्चर हो जाएगा हीलियम की तरह, स्थायी हो जाएगा ये भी। और या ये चाहे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर, बाहरी कोष में 4 है, ये चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर ले और इसके पास 8 हो जाएंगे। 8 होने पर इसकी संरचना हो जाएगी नियान की तरह, फिर भी ये स्थायी होगा। चाहे 4 त्याग दे फिर भी स्थायी है, चाहे 4 ग्रहण करे फिर भी स्थायी। लेकिन कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है न ही ग्रहण करता। ऐसा क्यों नहीं करता? कार्बन ऐसा क्यों नहीं करता, यही आपको जानना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप समझे आप लोग। जो कार्बन है, सुन लो, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आप कह सकते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसमें जो है मतलब कह सकते हैं कार्बन में प्रोटॉन, ये भी जानते हो, कार्बन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, कार्बन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों जानते कितना पाया जाता है? तीनों ही 6 होते हैं। कार्बन का ये जानते हैं सामान्य केस में द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12 होता है। तो इसका प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। और द्रव्यमान संख्या क्यों 6 पता है? अब द्रव्यमान संख्या 12 है, 12 होने का मतलब जानते हैं
इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन। जो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो इसमें प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 6। तो कार्बन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों की संख्या, न्यूट्रॉन पहले कर लो बढ़िया रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 4 आएगा, इसको के मान सकते हैं, पहला कोष के है और ये दूसरा कोष कौन है, यल, के एल एम ऐसे नाम होता है। तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहे तो इन चारों को निकाल कर हीलियम जैसी स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है, या अपने बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या कर सकता है, नियान जैसी स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता। क्यों जानते हैं? कार्बन ऐसा इसलिए नहीं करता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है एनर्जी की ज़रूरत होती है, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके चारों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। निकलेगा? सामान्य केस में नहीं निकलेगा। वो तो कंडीशन, वो तो विशेष कंडीशन हो गया कि ज़्यादा एनर्जी दिया जाए फिर चारों निकलें। करेगा कार्बन ऐसा, ऐसा ही बात नहीं है, लेकिन अगर उसको ज़्यादा एनर्जी देंगे तो चारों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो। ये सामान्य केस नहीं है। और यदि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दिया जाए 8 हो जाएगा, फिर वो ऐसा क्यों नहीं करता? इसका रीजन लिख लें आप, मतलब समझते रहिए कि बोलते हैं कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को रखना है। अगर ये 4 ले लेगा बाहर तो देखो ध्यान से, अभी जानते हैं 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब 4 लेगा तो 8 हो जाएगा और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए, नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पाए जाते हैं, और उन्हीं की संख्या को दिखाता है। जो 12 14 15 लिखा होता है जो भी, वो दिखाता है कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कुल मिलाकर कितनी है। तो यहाँ 6 प्रोटॉन था, हाँ, परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन होता है। तो ध्यान दें आप, तो अगर ऐसा बोलते हैं कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को रखना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इन सभी असुविधाओं से बचने के लिए कार्बन क्या करता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर देता है, और साझेदारी करके यही कार्बन की क्या है, सहसंयोजी प्रकृति है। साझेदारी करके बनाता है सहसंयोजी बंध। क्या बनाएगा? हाँ, कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाता है, और यही कार्बन की क्या है, सहसंयोजी प्रकृति। अब लिखिए इसको, हेडिंग करो फटाफट, लिखिए आप लोग फटाफट। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्रमांक 6 होता है, और इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होती, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से करते हैं, ना कि प्रोटॉनों की संख्या के हिसाब से। वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके हिसाब से करते हैं,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है या होती है। ठीक है, तो कार्बन जो है 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है, इसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और यल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मान लीजिए 2 केस हैं, ये नहीं, यहाँ तक आ जाएगा देखो। हाँ, इतना ही आ रहा है। अच्छा देखो, इसको ना लिखिए आप लोग अभी। ध्यान दीजिए आप। तो यहां देखिए, अगर मैं बात करूं कार्बन सी है, 2,4 है, ये इसका के कोष है, के कोष है, और ये कौन सा कोष है, यल है। मैं बात करूं अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो क्या होगा? करने के पश्चात कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करे तो बनेगा C4+। C4+, और इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसको बोलते हैं, जानते हैं क्या? इसको बोलते हैं हीलियम की तरह संरचना। क्या बोलेंगे? हीलियम लाइक स्ट्रक्चर। हीलियम के बाहरी कोष में भी क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन ऐसा करे कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ग्रहण करने के पश्चात हाँ, सी पे 4 माइनस आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4 माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? 2,8 हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे नियॉन लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी का लिखेंगे कि कार्बन, ये लिखिए नहीं आप, अब इसको लिखो कार्बन। हाँ लिखो, कार्बन अपने बाह्य कोष में उपस्थित, या ऐसा बोलो, कार्बन अपने बाह्य कोष में उपस्थित, बाह्य कोष जिसको आप नाम दे सकते हैं के कोष। क्या नाम दे सकते हैं? के नहीं यार, यल होगा ना, में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके हीलियम की तरह स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है, या स्थायी विन्यास भी कह सकते हैं। संरचना प्राप्त कर सकता है, किंतु कार्बन ऐसा नहीं करता। किंतु कार्बन ऐसा नहीं करता क्योंकि ऐसा करने के लिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए इसे अत्यधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? इसे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है।
अगला केस क्या है? दूसरा केस ही चाहे तो 4 ले भी सकता है। तो अगला क्या लिखेंगे? कार्बन कार्बन अपने बाह्य कोश में अपने बाह्य कोश में चार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नियान जैसी स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है। स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है, किंतु कार्बन ऐसा नहीं करता। ऐसा नहीं करता क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को रखना रखना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। इन असुविधाओं या मुश्किलों से बचने के लिए कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध या बंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध कही चाहे बंध कही बनाता है। यही कार्बन की सहसंयोजी प्रकृति है। यही कार्बन की सहसंयोजी प्रकृति है। ठीक है। इसके बाद एक विशेष पॉइंट है, कार्बन के 2 समस्थानिक जानते हैं क्या क्या है? कार्बन के 2 समस्थानिक कार्बन 14 व कार्बन 12 या कार्बन 12 व कार्बन 14
इनका परमाणु क्रमांक 6 ही होता है। प्राप्त हैं। कार्बन के दो समस्थानिक कार्बन 12 व कार्बन 14 विद्यमान है। इसको फटाफट लिखिए आप लोग, देखिए ध्यान से। ये जानते हो कार्बन के दो समस्थानिक कार्बन 12 और कार्बन 14 पाए गए हैं। समस्थानिक जानते कि नहीं? समस्थानिक का मतलब ऐसे सभी तत्वों को समस्थानिक कह सकते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग। आपने 9 में पढ़ा है, ठीक है। फिर चर्चाएं अगले पार्ट में, इसकी चर्चाएं बढ़िया से होंगी, फिर अभी जानते रहिए। अगला पॉइंट क्या है? कार्बन के अपर रूप और उनके गुण। अपर रूपों का गुण जानना है। अपर को आप अपने भाषा में अपार कह सकते हैं। अपार का मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है। कार्बन के कितने रूप हैं? रूप का मतलब भौतिक रूप। कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी इसका होता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ध्यान दिया। कार्बन के अपर रूप, इस शब्द का मतलब जानते क्या है? कि कोई भी तत्व, कार्बन की बात छोड़िए, कोई भी तत्व जितने भी भौतिक रूपों में पाया जाता है, अगर कोई तत्व है वो एक से ज्यादा रूपों में पाया जा रहा है, तो उस गुण को, एक से अधिक रूपों में पाए जाने का जो गुण है, उसको बोलते हैं अपर रूपता। किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाने वाला जो गुण है, उसे आप क्या बोलते हैं? अपर रूपता। और उन वो जो रूप हैं उन्हें बोलेंगे अपर रूप। जितने भौतिक रूप प्राप्त होते हैं उन रूपों को आप क्या बोलेंगे? हाँ, अपर रूप, ठीक है। तो उनमें से कार्बन एक ऐसा तत्व है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो एक से ज्यादा रूपों में पाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कार्बन में अपर रूपता का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? इसके अलावा ये गुण सल्फर में भी होता है, सल्फर में भी होता है और फास्फोरस में भी होता है। लेकिन फिलहाल आपको कार्बन के बारे में जानना है। सल्फर में भी होता है, फास्फोरस में भी होता है, लेकिन फिलहाल आपको किसके बारे में जानना है? कार्बन के बारे में। इसमें फटाफट लिखें आप लोग, लिखो किसी तत्व का एक से अधिक भौतिक रूपों में पाया जाना भौतिक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलोट्रोपिज्म। अपर रूप जो कि गुण है, ठीक है, ये गुण है, अपर रूपता कहलाता है। और इसके विभिन्न रूपों को, भौतिक रूपों को क्या कहा जाता है? और तत्व के विभिन्न भौतिक रूपों को अपर रूप कहा जाता है। वे तत्व जिनमें अपर रूपता का गुण पाया जाता है, वे तत्व जिनमें अपर रूपता का गुण पाया जाता है, अर्थात एक से ज्यादा रूप में पाए जाने का गुण।
का गुण पाया जाता है? जी बहुत अदर लोग ऐसा है, अपर लोग नहीं है, अपर लोग का कहा जाता है कि अरे ये हाँ हाँ अपर रूप, जो भी भौतिक रूप हैं, भौतिक रूपों को अपर रूप कहा जाता है। इसके बाद ये पॉइंट है कि वे तत्व जिनमें ये गुण पाया जाता है अपर रूपता का, क्या कहलाते हैं? हाँ, अपर रूप तत्व या अपर रूपी तत्व, अपर रूपी तत्व या अपर रूप तत्व कहलाते हैं। इलेक्ट्रोपिक एलिमेंट, चलो ठीक है, अपर रूप तत्व कहलाते हैं। तो कार्बन है भाई एक, ठीक है, तो बोलते हैं कार्बन के प्रमुख अपर रूप, कार्बन के प्रमुख अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलेरीन है। हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलेरीन। हीरा के बारे में क्या कहेंगे आप? पहला बात करें हीरा, डायमंड, ठीक है, तो लिखते हैं हीरा एक ना, देखिए ध्यान से आप लोग, कार्बन के 3 प्रमुख अपर रूप हैं, कौन कौन से? हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। हीरा की बात करें तो हीरा एक रंगहीन, पारदर्शी और उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण, अपवर्तन गुणांक उच्च होने का मतलब जानते हैं ना? अपवर्तन का मतलब जानते हो? अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से कहा जाए, जब हाँ प्रकाश वगैरह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो उसको आप बोल सकते हैं हाँ एक उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण ये चमकीला होता है, इसकी खुद की चमक नहीं होती, ये अपवर्तन के कारण चमकीला होता है। जब लाइट अंदर, हाँ जब लाइट अंदर प्रवेश करती है तब चमक उत्पन्न होता है। तो था सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। और बताया कि यह विद्युत का कुचालक होता है तथा हाँ इसका गलनांक, किंतु जानते हैं, किंतु इसका गलनांक और ऊष्मीय चालकता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक, मैंने लिखाया था। तो आइए प्रॉपर्टी जान लो कि भाई पारदर्शी का मतलब इसके आर पार देख सकते हैं आप, कोई रंग नहीं होता इसका, ठीक है। और चमकीला होता है, लेकिन किस वजह से? अपवर्तन के कारण। इसके बाद ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट काले भूरे रंग का जो है पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी, पारदर्शी बोलो, पारदर्शी पदार्थ है, ये चमकीला होता है, जानते रहिए। ये काले भूरे रंग का चमकीला अपारदर्शी पदार्थ है, इसके आर पार नहीं देख सकते आप। और यह हीरे से हल्का होता है, मुलायम होता है, और जब स्पर्श करेंगे तो क्या होता है? स्पर्श में चिकना होने की अनुभूति देता है। इसके बाद एक पॉइंट और लिखना चाहिए था आपको यार, कि यह जो है विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का क्या होता है? ये लिख लेंगे आप लोग, यह विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। थोड़ा सा छूट गया है। इसके बाद अगला क्या है? फुलरीन्स है। फुलरीन्स का पूरा नाम क्या है? बकमिस्टर फुलरीन है, बकमिस्टर फुलरीन। और इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 होती है और जो गुच्छों के रूप में पाई जाती है, 60 कार्बन परमाणु गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ ये सुचालक होगा, विद्युत का ऊष्मा का कुचालक। ये जो इसका पूरा नाम क्या है? बकमिस्टर फुलरीन है। इसमें 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं गुच्छों के रूप में
और वो जो गुच्छे होते हैं उसमें 2 रिंग पाया जाता है। एक होता है पंचभुजी रिंग, 5 कार्बन का रिंग होता है, एक 5 कार्बन का रिंग होता है ऐसे, और एक होता है 6 कार्बन का रिंग। इसको मैं समझाऊंगा अभी आपको, लिखो मैं समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान से आप लोग, देखो आपको कल बताया गया था ना, मैंने लिखवाया था कि फुलेरीन जो होता है, फुलेरीन, उसका पूरा नाम बकमिस्टर फुलेरीन है। और जानते रहिए आप लोग कि वो जो है फुलेरीन होता है, कुछ विशेष जानकारी भी सुन लीजिए आप लोग। फुलेरीन जो होता है वो कार्बन का प्राकृतिक अपर रूप नहीं है, वो मानव निर्मित अपर रूप है, उसको मानव बनाते हैं, मानव निर्मित या संश्लेषित अपर रूप है। इसके अलावा हीरा और ग्रेफाइट ये सामान्य केस में प्राकृतिक होते हैं, लेकिन आप हीरा को जो है कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं। हीरा को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, वो भी ग्रेफाइट से ही बनाते हैं। हीरा को ग्रेफाइट से ही बनाते हैं, वो भी उस पे जानते हैं कैसे, उस पे जो है प्रेशर दब लगाकर, ग्रेफाइट पर बहुत अधिक दाब लगाकर जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है हीरा। और जो हीरा बनता है, जो कृत्रिम हीरा बनेगा ना, वो बिल्कुल प्राकृतिक हीरे के समान ही होता है। प्राकृतिक हीरे में और कृत्रिम हीरे में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन सामान्य केस की बात हो रही है कि सामान्य केस में जो हीरा है, ग्रेफाइट है, ये प्राकृतिक अपर रूप हैं कार्बन के। और फुलेरीन कैसा है, कृत्रिम या मानव निर्मित अपर रूप है। हीरे के विषय में आप क्या जानते हैं कि हीरा जो है कैसा होता है, रंगहीन होता है, अपारदर्शी होता है, और सबसे कठोर। और ये भी जानते रहिए कि इसमें जो है चमक होता है, किसकी वजह से, अपवर्तन की घटना के कारण इसमें चमक पाया जाता है। और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। इसकी जो है यह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है, और इसका गलनांक भी उच्च होता है। काफ़ी जटिल होने की वजह से इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसके बाद बात किया जाए ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट क्या लिखा, काले भूरे रंग का जो है अपारदर्शी जो है पदार्थ होता है। और यह जो है लिख लेना चाहिए था आपको, अगर लिख लेंगे आप लोग ना, यह जो है विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक। ठीक है, और सॉफ्ट मुलायम भी होता है, ये हीरे की तुलना में मुलायम होता है, इसका गलनांक वगैरह हीरे से कम होता है। ठीक है, ये जानते रहो, इतना बहुत है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पढ़ेंगे इसके विषय में 11 में, और डीपली में जो जानकारियाँ होंगी उसके विषय में 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, अपने लेवल के हिसाब से इतना जानते रहिए बस। और बात तो फुलेरीन क्या होता है, फुटबॉल की तरह दिखता है। ठीक है, आपके बुक में एनसीईआरटी में छापा गया है, फुटबॉल की तरह दिखता है, और उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मतलब वैरायटी होती है, कभी 70, कभी 72, कभी, लेकिन देखा गया जो कार्बन 60 वाला होता है, कार्बन की संख्या चेंज भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो कार्बन 60 वाला है वही अक्सर पढ़ते हैं। सामान्य केस में कार्बन 60 को स्टडी किया जाता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि बकमिस्टर, इसका पूरा नाम बकमिस्टर फुलेरीन है, फुलेरीन का पूरा नाम बकमिस्टर फुलेरीन है। और इसको बकी बॉल भी कहते हैं, बकी बॉल, लेकिन इतना नहीं जानते रहो बस, बकी बॉल भी कहते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 होती है, और 60 कार्बन परमाणु गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, गुच्छों के रूप। वो जो गुच्छा होता है 5 कार्बन परमाणु का गुच्छा होता है, मतलब उस गुच्छे में जानते क्या होता है, ऐसे ये पंचभुजी रिंग होता है और षटभुजी रिंग होता है। रिंग हिंदी बोलते हैं, मतलब 6 भुजाओं वाला रिंग है, 5 भुजाओं वाला रिंग है। रिंग को हिंदी में बोलते हैं वलय, बंद रहेगा तो रिंग बोलते हैं, वलय बोलते हैं। रिंग पाया जाता है, जिसमें देखो इसमें क्या होता है, जो ये जो पंचभुजी रिंग है अपने आसपास केवल षटभुजी रिंगों से जुड़ा होता है। मतलब इसके आसपास जितने भी रिंग पाए जाएंगे वो सभी क्या रहेंगे, हाँ, षटभुजी रहेंगे। और जो पंचभुजी रिंग है इसके आसपास षटभुजी रिंग भी हो सकता है। हाँ, ये ध्यान दीजिए आप, अभी स्ट्रक्चर में मैं आपको समझाऊंगा वहीं बुक में, यहाँ आप नहीं समझा पाऊंगा, बस देखो ध्यान से, बस जानते रहिए आप लोग। इसमें जो है पंचभुजी रिंग और षटभुजी रिंग होता है। पंचभुजी रिंग अपने आसपास केवल षटभुजी रिंगों से घिरा रहता है, और जो षटभुजी रिंग है वो अपने आसपास पंचभुजी और षटभुजी दोनों प्रकार के रिंगों से घिरा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्थायित्व की बात होगी कि फुलेरीन कार्बन और
ग्रेफाइट कार्बन में, डायमंड और ग्रेफाइट में स्थायित्व किसका ज़्यादा होता है? पहली बात जान लीजिए आप लोग, हीरा और ग्रेफाइट में सामान्य ताप पर, कम ताप पर हीरा पाया जाता है और बोलते हैं कि ये स्थायी है। अगर ग्रेफाइट बनाना, हीरा नहीं यार, ग्रेफाइट पाया जाता है। कम ताप पर ग्रेफाइट ही पाया जाता है। ग्रेफाइट पर दाब लगाकर, ताप बढ़ाकर उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? हीरा में। तो स्थायी यही है, जो आपको ज़्यादा प्राप्त हो रहा है वही स्थायी है। सामान्य केस में कौन मिल जा रहा है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट और हीरे में जो है, ग्रेफाइट का स्थायित्व ज़्यादा माना जाता है। ग्रेफाइट ज़्यादा स्थायी होता है, उससे कम स्थायी हीरा होता है, और उससे कम स्थायी क्या होता है? फुलेरिन। थोड़ा आप जानते रहो कि कार्बन के तीनों अपर रूपों में, 3 अपर रूप जो आपने पढ़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होता है? ग्रेफाइट। वो लो टेम्परेचर पे, मतलब कम ताप पर मिलता है और दाब कम रहता है। अगर उस पर ताप और दाब का मान बढ़ा दिया जाए तो वो बदल जाएगा किसमें? हीरा। ठीक है, सामान्य केस में आपको ग्रेफाइट मिलता है। तो यही स्थायित्व का ऑर्डर है कि ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलेरिन। इसके बाद आपके पास एक नया पॉइंट है जिसका आप ध्यान से देखेंगे। क्या बात है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब है ना, मतलब इसमें एक अलग सा गुण है, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब ना ऐसा गुण किसी और में, हाँ यही वर्सेटाइल का मतलब अद्वितीय, अपने भाषा में समझे, अद्वितीय। ऐसा गुण किसी और तत्व में, जो 118 तत्व हैं उसमें जो है, जो गुण इसमें पाया जाएगा, अकेले में जो गुण पाया जाएगा, वैसा गुण सभी तत्वों में जो 100 इसके बाद जो बचेंगे उनमें ऐसा गुण नहीं होता। ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में जितने यौगिकों की खोज हुई है उनमें आधे से भी अधिक यौगिक कार्बन अकेले बनाता है, और बाकी जो यौगिक, आधे से भी अधिक, बता रहा हूँ, आधे से भी अधिक यौगिक कार्बन अकेले बनाता है। उसके बाद जो बचे यौगिक है वो सभी मिलके बनाते हैं। तो कार्बन अकेला इतना ज़्यादा यौगिक क्यों बना ले रहा है? कार्बन इतने अधिक यौगिकों को अकेले कैसे बना ले रहा है? और हर वर्ष इसके, बता दे रहा हूँ, बनाता है, इसके बहुत सारे यौगिकों की खोज हुई ही नहीं है। बहुत सारे यौगिक पाए गए हैं, उनकी खोज ही नहीं हुई, खोज हो रही है। तो यही कि कार्बन इतना अधिक संख्या में यौगिक क्यों बना रहा है, यही बोलते हैं कि यही जो है कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति है। और कार्बन के सर्वतोमुखी होने के लिए उसमें पाए जाने वाले कौन कौन से गुण जिम्मेदार हैं? कार्बन द्वारा इतनी अधिक संख्या में यौगिकों को बनाने के लिए उसमें ऐसे कौन से प्रॉपर्टी है भाई, कौन सी विशेषता है जो कि जिम्मेदार है? समझ पा रहे हैं? तो यही लिखवाया गया कि वर्तमान समय में कार्बन के लगभग 10 मिलियन यौगिकों की खोज हुई है। 10 मिलियन लगभग यौगिकों की खोज हो चुकी है, और इसमें प्रत्येक वर्ष 10,000 यौगिक जोड़े जा रहे हैं। खोज, हाँ, लगभग 10,000 यौगिक, लगभग लिख लीजिएगा, लगभग 10,000 यौगिक जो है जोड़े जा रहे हैं। अब इसी को बोलते हैं कि यही कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति है। मतलब कि कार्बन जो इतनी अधिक संख्या में यौगिक बना ले रहा है, यही क्या है? कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति है। आप बोल देंगे कि कार्बन जो है वर्तमान समय में जो इतना अधिक यौगिक बना रहा है, ठीक है, और इतनी अधिक संख्या में यौगिक बना लेने का जो प्रॉपर्टी है वही कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति है। और कार्बन के सर्वतोमुखी होने के लिए, वर्सेटाइल होने के लिए, अद्वितीय होने के लिए उसमें कौन कौन से गुण जिम्मेदार हैं पाए जाने वाले? पहला है श्रृंखलन, दूसरा है चतुःसर्जकता, और अगला क्या है? बहुआवर्त। अब आपसे कोई कहे श्रृंखलन क्या है? जानते कार्बन में ऐसी, कार्बन में देखो बड़ा खतरनाक क्वालिटी है कि कार्बन ना ऐसे जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ जुड़ कर बहुत लंबी श्रृंखला बना लेगा। टूटेबल श्रृंखला कमजोर नहीं होगा, उतना ही मजबूत रहेगा, स्ट्रेंथ उनकी मजबूती सेम रहेगी। और ऐसा गुण किसी अन्य तत्व में नहीं है। जो सल्फर वगैरह है, सल्फर केवल 8 तक जुड़ सकता है, यस 8 मिल सकता है सल्फर। देखो, इसके अलावा सल्फर में भी श्रृंखलन का गुण होता है, जुड़ जुड़ के, आपस में जुड़कर। श्रृंखलन का मतलब है परमाणुओं का आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेना। बना लेने का गुण, यही गुण क्या कहलाता है? श्रृंखलन। ये गुण सल्फर में भी कुछ हद तक पाए जाते, फास्फोरस में भी पाया जाता है। फास्फोरस फास्फोरस जुड़ते हैं, ठीक है, सल्फर फास्फोरस में पाया जाता है, लेकिन बड़ा कम गुण, बड़ा कम आपस में जुड़ते हैं। लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं कि 7-8 तक, कोई दिक्कत नहीं, लाखों तक जुड़ जाता है कार्बन। कार्बन कार्बन लाखों की संख्या में जुड़ जाते हैं।
यही गुण होता है श्रृंखलन, श्रृंखला बना लेने का, लंबी श्रृंखला बना लेने का गुण। और ये गुण कार्बन में पाया जाता है बहुत ज्यादा। सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण किसमें पाया जाता है? कार्बन के अलावा सल्फर फास्फोरस में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक किसमें? पहला तो गुण श्रृंखलन की, जुड़ता रहे कोई दिक्कत नहीं, बना लो, बड़ा बहुत बड़ा यौगिक बन जाएगा। और दूसरा प्रॉपर्टी है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। मैंने बताया है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब मतलब 4 होने का मतलब जानते हैं कि कार्बन कुल मिला के 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की संयोजकता 4 होने का मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा? अब वो चारों बॉन्ड इस तरीके से बन सकते हैं, सिंगल सिंगल करके इसी से बना लेगा। और ध्यान दो, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अब वो चारों बॉन्ड खुद से बना सकता है, मतलब यहाँ सभी जगह कार्बन भी हो सकता है, इसके आसपास भी कार्बन हो सकता है। चारों बॉन्ड जो है ये कार्बन से पूरे हो सकते हैं, या ये जानते हैं ये एक डबल बना सकता है, 2 सिंगल बना सकता है, एक डबल 2 सिंगल, या दोनों डबल बना सकता है। और या क्या कर सकता है? हाँ, एक ट्रिपल एक सिंगल बना सकता है। ऐसी बात है, मतलब कुल मिला के कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब वो चारों बॉन्ड वो खुद के साथ बना सकता है या कोई दूसरा परमाणु के साथ भी बना सकता है। फिलहाल मैं अभी ये समझे आप लोग कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब ये कुल मिला के 4 बॉन्ड बनाता है। इन चारों बॉन्ड को ये खुद से बना सकता है, खुद के साथ, या नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, इन सभी परमाणुओं के साथ क्या करता है? सहसंयोजी बंध बनाकर पूर्ण करता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसकी पूर्ति ये है, क्या करता है? स्वयं के साथ बॉन्ड बनाकर, या हाँ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हैलोजन, जानते हैं हैलोजन? अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबको हैलोजन कहा जाता है। इन सब के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर पूरा करता है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है बहुबंध। बहुबंध का मतलब कार्बन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब बनाने की क्षमता पाई जाती है। और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जानते हैं, एक स्वयं से बना सकता है, मतलब खुद से, जैसे कार्बन कार्बन के भी डबल हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल हो सकता है, या ये डबल ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना सकता है, नाइट्रोजन से बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है। जो कार्बन है, तो जो बहुबंध है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किसके साथ बना सकता है? किसके साथ? स्वयं के साथ, और स्वयं के अलावा हाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन के साथ कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? सिंगल। ये थोड़ा कुछ विशेषता जानते रहिए आप, समझ पा रहे? तो पहला हेडिंग करो श्रृंखला, कैटिनेशन। कैटिनेशन, श्रृंखलन। लिखो, कार्बन परमाणु द्वारा, कार्बन परमाणु द्वारा परस्पर, परस्पर मतलब आपस में, कार्बन परमाणु द्वारा परस्पर जुड़कर, परस्पर जुड़कर कार्बन की परस्पर जुड़कर कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला, ब्रैकेट में लिखेंगे आप श्रृंखला के बाद, सीधी या शाखित, मतलब वो श्रृंखला कार्बन कार्बन सीधा हो सकता है। शाखित का मतलब समझ रहे हैं आप? शाखित का मतलब इससे बहुत सारे कार्बन हो, इसमें ब्रांच भी बन जाए ऐसे कार्बन, या तो सीधे कार्बन जुड़ा रहेगा, या तो क्या हो सकता है? शाखित भी हो सकता है। सीधी या शाखित, शाखित मतलब ब्रांच रहेगा, ब्रांच बना लेने के गुण को
बना लेने के गुण को क्या कहा जाता है? श्रृंखलन। श्रृंखलन कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? चतुः संयोजकता, अंग्रेजी होगा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। हो गया? लिखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जिसकी पूर्ति 4 होती है, जिसकी पूर्ति यह स्वयं से तथा क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H लिखना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइलोजन, एक्स का, हेलोजन को एक्स से दिखाते हैं, हेलोजन को दिखाते हैं एक्स। एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइलोजन आदि के साथ, एक्स ऐसे लिखना है, आदि के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर करता है। आदि के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर करता है। जिसके परिणाम स्वरूप इसके असंख्य यौगिक प्राप्त होते हैं। असंख्य यौगिक प्राप्त होते हैं। हो गया? लास्ट पॉइंट करें, बहुआबंध। अंग्रेजी है मल्टीपल बॉन्डिंग। देखो, मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन परमाणु स्वयं से तथा अन्य बहुसंयोजी परमाणु जानते हैं बहुसंयोजी मतलब क्या है ना? जिनकी संयोजकता 1 से अधिक। हाँ, बहुसंयोजी परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ बहुबंध या बहुआबंध भी चलेगा। बहुबंध, बहुआबंध। अब बहुबंध का मतलब समझिए ध्यान से।
बहुबंध का मतलब जानते क्या होता है? द्विबंध, डबल बॉन्ड अथवा क्या ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा मान लो अगर दोनों आया तो, डबल ट्रिपल दोनों आया तो भी बहु, हाँ अगर ध्यान दें, अगर डबल बॉन्ड भी आएगा तो भी बहुबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड आए तो भी बहुबंध, डबल ट्रिपल दोनों आए तो भी क्या होगा? अगर सिंगल बॉन्ड को छोड़कर कोई बॉन्ड डबल ट्रिपल कुछ भी आ जाए वो सब किस में आ जाएगा? बहुबंध। द्विबंध अथवा त्रिबंध अथवा दोनों। परमाणुओं के साथ क्या बनाता है? बहुआबंध बनाता है। तो कार्बन के विषय में जानते रहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, कार्बन लिख सकते हैं, कार्बन निम्न प्रकार से, ये थोड़ा जानते रहिए, अपनी संयोजकता अपनी संयोजकता की का पूर्ति करता है, अपनी संयोजकता को पूर्ण करता है। कैसे कैसे भाई? या तो सिंगल सिंगल सब बना लेगा, या तो सभी बॉन्ड क्या बना लेगा? सिंगल सिंगल, या तो एक डबल एक सिंगल, या तो दोनों डबल डबल, या तो क्या बनाएगा? एक ट्रिपल एक सिंगल। समझ पा रहे? तो बस जानते रहो, तो सब इतना ही पढ़े आ जाओ, आज इतना ही पढ़िए। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अगला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको जैव शक्ति का सिद्धांत। कार्बनिक यौगिकों के विषय में आपको बताया जाएगा कि कार्बनिक यौगिक, पहले पढ़ाएंगे कि कार्बनिक यौगिक के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, फिर जैव शक्ति का सिद्धांत दूंगा कि कार्बनिक यौगिक कहाँ से प्राप्त होते हैं, इतना बताया जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा जैव शक्ति का सिद्धांत, फिर उसके बाद पढ़ाया जाएगा कार्बनिक यौगिकों की अच्छी तरीके से परिभाषा, मतलब परिभाषा, पहचानने का तरीका वगैरह, ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जान लीजिए, वर्तमान समय में कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, और कार्बनिक यौगिक केमिस्ट्री की जिस शाखा के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वो बड़ा खतरनाक ब्रांच है, बता दे रहा हूं। केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा ब्रांच, सबसे विस्तृत रूप से ब्रांच कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बता देने, सबसे ब्रॉड जो है, सबसे विस्तृत ब्रांच वही है, जिसके विषय में आप जो है अलग तरीके से पढ़ेंगे 11-12 में, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही।